नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो कैसी चल रही है आप सबको पढ़ाई, या फिर आप लोग एग्ज़ाम डेट बार बार निकाल ली जाती है कहीं यूट्यूब पे कहीं गूगल पे कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, तो उन सब चक्करों में पड़े हुए हैं। तो मेरा तो यही है कि जब तक ऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता है तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर बाई चांस एकदम से एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो गई ऑफिशियल, फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चा इसी में है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब स्टे हटेगा, ये सारी चीज़ों में। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वही अपनी सीट एक पक्की करवा लेंगे। तो आप लोग भी उसी श्रेणी में जुड़ सकते हैं। अपनी मेहनत करते रहिए कंटिन्यू, ठीक है। और जितनी भी क्लासेस वगैरह करवाई हैं आप लोग देख सकते हैं। तो जो हम लोग अपने करेंट अफेयर में एजुकेशन वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया है कि उसमें आपकी जीएस और जीके में पहले तो कहीं से भी आ सकता है, आपकी ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन केवल आपका 10 नंबर का आएगा। उन्होंने जो बोला है कि आपका स्पेशल एजुकेशन की तरफ से जो भी स्कीम्स हैं या करंट अफेयर में चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको जो नए नए टॉपिक हैं, जैसे नारी बंधन शक्ति अधिनियम लागू हुआ है, ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन, इसके बाद उससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि वो करंट का टॉपिक है और एजुकेशन से भी रिलेट करता है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि पहली बार अभी ये इस पे बात हुई है और नई संसद जो बनी है उसमें नया बिल आपका कौन सा है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जिन लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग देख लें। तो हम लोग करंट अफेयर में जो भी कर रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे आपका मैंने स्वयं करवा दिया है, ठीक है, और एफएलएन क्या होता है ये करवा दिया है। इसके बाद विद्या प्रवेश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ तक कि आपके केवल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में ही नहीं, बाकी जो भी अगर आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ऊपर से वो अगर टीचिंग से रिलेटेड, तो कंफर्म वहाँ पे एक ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका आरटी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, क्योंकि उसके इर्द गिर्द ये सारी स्कीम्स और जितने भी पोर्टल लॉन्च होते हैं सारे होते हैं। तो ये आपको पता ही होने चाहिए, इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे अब कि आपकी डेट, बाकी जितना आपका इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लगभग कंप्लीट होने को ही हैं। और करंट अफेयर करते रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है कि जितना भी तैयार कर लो कम ही रहता है। तो मेरा तो यही है कि आप लोग डेली, इसलिए मैं केवल 2 स्कीम या कोई भी पोर्टल लेके आती हूँ जिससे आप अच्छे से उसको पढ़ पाएँ, समझ पाएँ और उसको तैयार कर पाएँ। अगर आप डेली डेली भी तैयार करते हुए चलते हैं तो आपका बहुत सारा हो जाएगा। और जिन लोगों का है कि 10 ही क्वेश्चन करवाए जाते हैं प्रैक्टिस सेट में, या कुछ भी कम करवा रहे हो, ज़्यादा करवाओ, तो एक बात बताओ, जैसे आपको भूख लगी है तो जितना भूख है उतना ही खाना खाओगे ना, कि सारा पूरे दिन का एक बार में ही खा लोगे? तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते हुए चलो। उससे होगा कि आपको चीज़ें अच्छे समझनी है, समझ के अगर करेंगे तो आप एग्ज़ाम में अगर कैसे भी घुमा के पूछ लिया जाता है तो वो आराम से कर पाएंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो निष्ठा पढ़ेंगे, इसके बाद है NDEAR, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या हैं हम लोग देखेंगे। और ये आपके जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अगर DSSB की तैयारी कर रहे हैं, चंडीगढ़ में फॉर्म फिल किया है जहाँ पे JBT और TGT स्पेशल के लिए वैकेंसी निकली हुई है, और इसके अलावा भी कोई अदर एग्ज़ाम है आपके स्टेट में, कोई अलग से एग्ज़ाम होता है या फिर कुछ भी, तो वहाँ सारे में ही ये स्कीम्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निष्ठा क्या है। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था सार्थक, तो उसमें बताया गया था सार्थक किसके लिए, आपका स्टूडेंट और टीचर के लिए उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो सार्थक उसके लिए बनाया गया था। एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कैसे कैसे हम लोग काम करेंगे। जैसे एक मैंने बताया था कि आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए पहले एक पूरी प्लानिंग बनाते हैं ना, कि ये वाली चीज़ इतने टाइम में ख़त्म करेंगे, ये वाला टॉपिक इतने टाइम में ख़त्म कर देंगे, ठीक। तो इसी प्रकार से सार्थक आपका बनाया गया था। उसमें क्या बताया गया कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें हम लोग कौन कौन सी चीज़ें करते हुए चलेंगे जिससे कि टीचर का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए और स्टूडेंट का भी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। तो उसी प्रकार से कुछ है। लेकिन ये जो निष्ठा है ये आपकी टीचर ट्रेनिंग एक प्रोग्राम है, हम लोग देखेंगे इसमें कैसे कैसे रखा गया है, कैसी कैसी चीज़ें वर्क करती हैं। तो निष्ठा एक ऑनलाइन है जो आपकी समग्र शिक्षा है उसके अंदर ये आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट।
मैंने बोला है कि जब भी आप देखें तो सबसे पहले फुल फॉर्म बहुत अच्छे से पढ़ें। तो नेशनल इनिशिएटिव एक मतलब राष्ट्रीय इनिशिएटिव चलाया गया है, किसके लिए? स्कूल के जो हेड होते हैं, जैसे आपके प्रिंसिपल हो गए, हेड मास्टर होते हैं, ठीक। इसके बाद जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट एडवांसमेंट के लिए। सार्थक किसके लिए था? स्टूडेंट और टीचर के लिए। और ये हेड मास्टर और टीचर के लिए। हेड मतलब जो भी हेड प्रिंसिपल आ सकते हैं उसमें आपके, ठीक है, और टीचर्स जितने वर्क करते हैं। तो समझ में आ गया? तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि किस लिए बनाया गया, किसके लिए? टीचर्स और हेड्स के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट का कोई मतलब उस तरीके से रोल नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी निष्ठा के 4 इसको उसमें डिवाइड किया गया। एक है आपका निष्ठा 1.0 जो किससे रिलेट करता है? जो आपकी एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन है, जो हम लोगों ने ECCE पढ़ा था, तो वो किस में आएगा? एलिमेंट्री एजुकेशन में। तो ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किस में आता है? एलिमेंट्री एजुकेशन में। जब शुरुआती दौर में बच्चे एडमिशन लेंगे सबसे पहले उनका ECC के ही क्रम में वो चीज़ें आएंगी। तो जो अब अगर आपसे पूछा जाता है निष्ठा 1.0 किसके लिए यूज़ किया जाएगा, तो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। इसका निष्ठा 2.0, ठीक, वो किसके लिए? सेकेंडरी लेवल के लिए। इसका निष्ठा 3.0, अब देखो ये भी आपको मैंने करवाया है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, जो FLN आपका करवाया था। FLN में क्या बताया था कि बच्चे की भाषाई जो क्षमता है उसको, मतलब बच्चे जब क्लास 1 से मतलब प्राइमरी स्टेज पे है, अपने शुरुआती दौर में है, तो उनकी भाषाई क्षमता प्लस उनकी गणितीय क्षमता पूरी परिपक्व हो जानी चाहिए। मतलब जो डेली बेसिस पे, जैसे उनको पता हो कि 1 + 3 कितना होता है, 4, ये आराम से वो बता पाए, ठीक है। तो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, जिसने ये वाली क्लास नहीं देखी वो देख ले, तो आपको ये चीज़, ये टर्म अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो निष्ठा जो 3.0 है वो किसके लिए है? FLN के लिए मेन बनाया गया है, कि वहाँ पे मतलब टीचर और जो हेड्स हैं वो काम करते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए कैसे वर्क किया जाएगा, कैसे सारी चीज़ें प्लान में लाई जाएंगी कि इसको FLN को और अच्छा बनाया जाए, ठीक है। इसके निष्ठा 4.0 जो है वो किसके लिए है? आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, स्पेशल ECCE के लिए ही आपका निष्ठा 4.0 वर्क करता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। केवल ये वाली स्लाइड में आपकी बहुत सारी क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसको अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं निष्ठा जो है आपका एलिमेंट्री लेवल, मतलब फेस टू फेस। और निष्ठा में ऑनलाइन भी प्रोग्राम होते हैं, इसके बाद ऑफलाइन भी होते हैं। फेस टू फेस मतलब ऑफलाइन। तो यहाँ पे ये सब बताया गया कि कैसे कैसे काम कर रहा है। 120 NRG हैं आपके, ठीक है, 23,500 ये हैं, और 17.5 लाख टीचर्स हैं। स्कूल हेड आर पार्टिसिपेट अक्रॉस 17 स्टेट एंड UT। तो मतलब ये प्रोग्राम है, मतलब निष्ठा में क्या किया जाता है? टीचर और जो हेड मास्टर्स हैं या हेड हैं स्कूल के, उनकी एक पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो बच्चों के लिए कैसे काम करें, कौन से मेथड यूज़ करें, कैसी कैसी चीज़ें अपनाएं, ठीक है। या फिर उनके और क्वालिटी बढ़ाने के लिए, बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए टीचर्स कैसे कैसे कर सकते हैं, ये सारी ट्रेनिंग्स उनको दी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद है निष्ठा एलिमेंट्री लेवल ऑनलाइन। ये ऑनलाइन है, इसमें भी काफ़ी टीचर्स पार्टिसिपेट करते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। और क्योंकि टीचर जब अच्छे से आपको समझा पाएगा तब बच्चे भी अच्छे से समझ पाएंगे, तभी बच्चे और क्रिएटिव हो पाएंगे, ठीक है। इसके बाद निष्ठा सेकेंडरी लेवल का है, वो भी ऑनलाइन है आपका। इसमें भी देखो काफ़ी टीचर्स, 10 लाख टीचर और हेड मास्टर, ये सब लोग अपना कोर्स वगैरह करते हैं, ठीक है। इसके बाद है निष्ठा FLN फॉर निपुण भारत। FLN फॉर निपुण भारत किस लिए? कि जो बच्चे की भाषाई और गणितीय क्षमता है उसको अच्छे से इन्हांस किया जाए, उस पर काम किया जाए, ठीक है। इसके निष्ठा ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए अलग से, मतलब ये अलग अलग प्रोग्राम बनाए गए हैं सारे जो आपके सिस्टम चल रहे हैं उनके लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि शिक्षक वास्तव में हमारे बच्चों के भविष्य और इसके लिए हमारे राष्ट्र के भविष्य को आकार देते हैं। मतलब टीचर एक ऐसा है, जैसे आपके डॉक्टर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी फील्ड में जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं हमेशा एक टीचर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अच्छा टीचर होना, क्योंकि टीचर आजकल जो ICT का युग चल रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? डिजिटल लिटरेसी, ठीक है। तो
उसके हिसाब से टीचर भी तो उसी प्रकार से परिपक्व होना चाहिए, तभी वो बच्चों को सिखा पाएगा। ठीक है, तो शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी होना चाहिए कि शिक्षक भी तो मोटिवेट होते हैं, मतलब वो भी इंसान है, कभी ऐसे चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए टाइम टू टाइम उनके कोई ना प्रोग्राम या फिर ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के अनुसार प्रत्येक शिक्षक और मुख्य शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए अपने स्वयं के हितों से प्रेरित हर साल कम से कम 50 घंटे सतत व्यावसायिक विकास सीपीडी अवसरों में भाग लें। सीपीडी मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये जो छोटी छोटी बीच में फुल फॉर्म आती है, ये भी आपको ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि ये अगर पूछ ली तो आपको पता होने चाहिए। तो सीपीडी प्रोग्राम मतलब जो निष्ठा के थ्रू आपकी ट्रेनिंग वगैरह करवाई जा रही हैं, ठीक है, तो कम से कम 50 घंटे तक का उन्हें कुछ ना कोई ना कोई प्रोग्राम या ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, सीपीडी के अवसर विशेष रूप से मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, सीखने के परिणामों से रचनात्मक और अनुकूली मूल्यांकन, योग्यता आधारित शिक्षा और संबंधित शिक्षा क्षेत्र जैसे अनुभवात्मक शिक्षा, कला एकीकृत, खेल एकीकृत और कहानी के बारे में नवीनतम शिक्षा शास्त्र को व्यवस्थित रूप से कवर करेंगे। मतलब यहाँ पे देखो सीपीडी में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। एक तो आपके एफएलएन से रिलेटेड चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी कि जब बच्चे शुरू में स्कूल में आएंगे, ठीक है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो उसने बताया 5+3+3 का स्ट्रक्चर रखा हुआ है। तो सबसे पहले जब बच्चे जाएंगे तो उनकी पढ़ाई नहीं होगी, वो 2 साल केवल अपनी एक्टिविटी के थ्रू सीखेंगे। अब टीचर भी उस हिसाब से तैयार किया जाएगा कि बच्चों को क्या क्या एक्टिविटी करानी है, कैसे उनके जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसको खेल खेल में ही क्रिएटिव और अच्छा बनाना है, ठीक है, और उनकी भाषाई क्षमता है उसको कैसे यूज़ करना है अच्छे से। तो इन सबको लेके इसके बाद खेल आधारित उनके अनुभव से, मतलब बच्चे की नीड के हिसाब से जो टीचर है वो कैसे तैयार किया जाएगा, वो सारी चीज़ें निष्ठा के प्रोग्राम में रखी गई हैं। ठीक है, इसके बाद है एनईपी 2020 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए हाल ही में शिक्षा मंत्रालय एमओई स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग डीएसई एंड एल सरकार के तत्वाधान में एनसीईआरटी के थ्रू ये सब लॉन्च किया। तो ये निष्ठा किसके द्वारा किया गया है, एनसीईआरटी के थ्रू ये आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं आपको 1.0, 2.0 और 3.0, इसके बाद 4.0 क्या क्या है, कैसे वर्क करेगा, वो सब भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हाईलाइट्स यहाँ पे कुछ दिए गए, जैसे 4.2 मिलियन शिक्षकों का क्षमता निर्माण प्रमुख शैक्षणिक सहायता के रूप में किया जाएगा। इसके बाद प्राचार्य प्रमुखों का एकीकृत प्रशिक्षण, एकीकृत मतलब सारे लोग इकट्ठे होकर जहाँ पे सिखाए जाएं इंटीग्रेटेड रूप से। योग्यता और उच्च स्तरीय सोच कौशल आधारित शिक्षण। इसके बाद प्रथम स्तर के परामर्शदाताओं के रूप में, प्रथम स्तर मतलब जो एफएलएन में काम करेंगे, जो ईसीसी में काम करेंगे टीचर्स, उनके लिए अलग अलग, मतलब सबके लिए कोई ना कोई अलग अलग गतिविधियां और ट्रेनिंग का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, इसमें फीचर्स हैं, पाठ्यक्रम सामग्री, हाल की गतिविधियां, वेबसाइट ट्यूटोरियल, उसमें आपको अलग अलग वेबसाइट के ट्यूटोरियल बताए जाएंगे कि आप किस चीज़ का यूज़ करके जैसे मॉक टेस्ट बना सकते हैं, क्विज बना सकते हैं, या फिर अपने क्लास को और इंटरेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि आईसीटी का भी तो यूज इसमें काफ़ी भरपूर किया जा रहा है ना। जो आपकी एनईपी 2020 है उसमें साफ साफ है कि जो डिजिटल लिटरेसी है उसको भी बढ़ाया जाएगा। इसका संसाधन, परीक्षण रिपोर्ट, शोकेस, अभ्यास गैलरी, वीडियो, छवियाँ, ये सब चीज़ें मतलब सारी कुछ इसमें इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, तो ये निष्ठा के बारे में आप समझ गए, मतलब जो स्कूल हेड्स हैं प्लस टीचर हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या क्या प्रावधान रखा गया, निष्ठा उसी पे वर्क करता है। ठीक है, अब निष्ठा 1.0, 2.0, इसके बाद 3.0, फिर 4.0, इन सबका अलग अलग रखा गया है, क्योंकि उन सब टीचर्स की अलग अलग ही ट्रेनिंग होती है सबको। जैसे अब जो ईसीसी के लिए टीचर जाएगा उसको हम लोग सेकेंडरी वाला तो सिखा नहीं सकते हैं ना, तो इस प्रकार से ये 1.0, 2.0 का रखा गया है। ठीक है, इसके दूसरा हमारी जो टर्म है यहाँ पे नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, जो NDEAR। ठीक है, तो इसकी भी फुल फॉर्म सबसे पहले देखेंगे, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर क्या होता है, अब देखो सबसे पहले समझो, मान लो आप के मतलब आप लोगों का घर बन रहा है, ठीक है, तो क्या है पहले जो भी आर्किटेक्चर होता है उससे पूरा नक्शा बनवाते हैं ना, कि यहाँ पे किचन होना चाहिए, इधर बेडरूम होना चाहिए, या फिर यहाँ पे गैलरी निकलेगी, यहाँ बरामदा होगा, यहाँ हम लोग बैठ के खाएंगे,
सारी चीज़ें निकलती हैं ना। आर्किटेक्चर का क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ आपका घर बनने जा रहा है तो उससे पहले एक ब्लूप्रिंट पूरा तैयार किया जाता है, पूरा एक ढांचा एक नक्शे के रूप में, ठीक है। तो वही सेम यहाँ पे प्रक्रिया की जा रही है, उसके लिए ही आपका क्या है, NDER एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। ये कोई पोर्टल नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, ये सीधा सीधा एक ब्लूप्रिंट है। किसके लिए, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। अब उसकी जो भी हाइलाइट्स हैं, जो भी की पॉइंट हैं कि किन किन चीज़ों पे काम किया जाएगा, तो उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट कौन तैयार करता है, NDER एक खुद ही एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये कहाँ से, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का ही एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय प्रेरित करने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने की दृष्टि के साथ आता है। तो समझ गए ना, जैसे आप घर बनवाएंगे तो सबसे पहले उसका नक्शा बनता है ना, सेम वही यहाँ पे है कि जो राष्ट्रीय NEP है आपकी 2020, ठीक है। अब उसको पूरा अच्छे से चलाने के लिए पहले से ही एक ब्लूप्रिंट बना दिया गया कि क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, क्या क्या नहीं की जाएंगी, कैसे टीचर्स काम करेंगे, कैसे हेड मास्टर्स काम करेंगे, मतलब जितनी भी चीज़ें, जितनी भी आपके पोर्टल हैं, दीक्षा है, निष्ठा है, इसके अलावा स्वयं है, स्वयं प्रभा है, तो ये सारा कुछ ही इसके अंदर आएगा क्योंकि सारे ही NEP से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके फीचर्स यहाँ बताए गए हैं। तो NDER का मुख्य विचार शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचारों के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचे के माध्यम से सभी संबंधित हितधारकों की स्वायत्तता और भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की सुविधा का प्रावधान है, ठीक है। समझ में आ गया ना, मैंने आपको सिंपल भाषा में सिखाया कि आप घर बनाएंगे तो उसके लिए पहले आप एक नक्शा बनाते हैं, ऐसे नहीं कहीं भी कुछ भी बना देंगे, मतलब एक प्रॉपर ढंग से कि अच्छे से चल पाए। तो जो आपका NDER है ये भी इसी प्रकार से काम करता है कि किन किन चीज़ों का, कौन से NGOs काम करेंगे, स्टेट मतलब कौन सी एजेंसी काम करेंगी, ठीक है। सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये ब्लूप्रिंट बनाया गया है। ये शिक्षार्थी और शिक्षकों को समाधान प्रदान करने के, सीखने के परिणाम प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। एक मतलब एक आपको मार्ग बताएगा, उस हिसाब से सारे लोग वर्क करेंगे। शिक्षा के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को खुले नवाचार को बढ़ावा देने के अलावा अंतर संचालनीयता, डेटा प्रशासन, डेटा गुणवत्ता, डेटा मानकों, सुरक्षा, गोपनीयता जैसे पहलुओं पर दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक तो ये यही बताएगा पढ़ाई लिखाई से संबंधित टीचर ट्रेनिंग वगैरह सारी कुछ। इसके अलावा मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट की क्या गोपनीयता है, उनके मानक क्या है, सुरक्षा, सारी चीज़ों पे ही ये वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद इसके आउटकम्स क्या क्या रखेंगे, छात्रों को ऑन डिमांड शिक्षण सामग्री, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वर्चुअल लैब और विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन टूल तक पहुंच मिल सकती है, ठीक है। व्यक्तिगत अनुकूल शिक्षण PAL तक पहुंच, उच्च शिक्षा और कौशल परिवर्तन पर नजर रखी जाएगी। शिक्षकों को पाठ योजनाओं, TLM उपयोग, शैक्षणिक लेन देन, ऑनलाइन संदर्भ सामग्री, योग्यता आधारित मूल्यांकन उपकरण आदि के लिए ऑनलाइन समर्थन तक पहुंच मिलती है, ठीक है। मतलब जो टीचर्स भी हैं वो भी अपनी पाठ योजना कैसे बनाएंगे, उनके भी पहले से ही तैयार है कि इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप अपनी जो लेसन प्लानिंग है वो करेंगे, कौन कौन से TLM यूज़ करेंगे, छोटी क्लास में है तो आप कौन से TLM यूज़ करेंगे, ठीक है, बड़ी क्लास में तो कैसे पढ़ाएंगे, तो उन सब का ही ये ब्लूप्रिंट है, ठीक है। उन्हें पेशेवर मानकों सुधार के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल तक भी पहुंच सकती है। तो भी ऑनलाइन मॉड्यूल है तो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे किस प्रकार से यूज़ करके सारी चीज़ें होंगी, उस चीज़ का ये पूरा संचालन करता है। इसके बाद स्कूल प्रबंधन को स्कूल प्रबंधन प्रथाओं, स्कूल से संबंधित ERP, शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, डेटा एनालिटिक्स आदि तक पहुंच मिलती है। माता पिता को बच्चे की समग्र प्रगति रिपोर्ट, स्कूल के प्रदर्शन और शिक्षकों के प्रदर्शन तक पहुंच मिलती है। मतलब पेरेंट्स भी इसमें सारी चीज़ें देख पाएंगे कि बच्चे की हमारी कैसे प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। जो आपका 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक रखा गया है जिसको क्या बोलते हैं, परख बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग शायद कर लिया है, अगर नहीं किया तो मैं इसको करवा दूंगी। तो वो सारी चीज़ें, तो ये किस प्रकार से, उसके लिए भी सारी पहले से ही प्लानिंग ही होती है ना, ऐसे एकदम से तो है नहीं कि जैसे आपने मान लो कि एक कोई पोर्टल खोला, आप लोग दीक्षा कोई ऐप, दीक्षा पोर्टल खोलते हैं, ऑन करते हैं, ठीक है। ऑन करते हैं, उसमें एक साइड लिखा होता है कि यहाँ पे बुक्स मिलेंगी, यहाँ पे बुक्स मतलब एक आइकन सा बना होता है,
ठीक है, फिर आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो सारा सिस्टम पहले से ही कहीं प्लान किया गया है कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ऐसा तो है नहीं कि अपने आप से सारी चीज़ें होंगी, तो पीछे की जो पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें आप, जैसे आप तो सिंपल क्लिक करते हैं तो सारी चीज़ें ओपन होके आ जाती है, लेकिन उसके पीछे काफ़ी टीम काम करती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उसी की बात हो रही है कि आप यहाँ पे पेरेंट्स भी, स्टूडेंट भी और टीचर्स भी सारी चीज़ों को देख पाएंगे अच्छे से, ठीक है। इसके शैक्षिक प्रशासक बुनियादी ढांचे की कमी, शिक्षक उपलब्धता कमी, ड्रॉप आउट को संबोधित करने, सूचित नीति विकल्प बनाने के लिए डेटा एनालिस्ट का उपयोग करेगा। इसके बाद मतलब जो कमियां भी हैं, कहाँ पे कौन सी कमी हो रही है, उनको भी ये पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। इसके बाद इसके प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं ये हम लोग देखेंगे। जैसे दीक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब दीक्षा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसको आपको गूगल पे भी ओपन करके दिखाया था। तो दीक्षा का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे वर्क करता है, कहाँ पे वीडियोस मिलेंगी, किस पोर्शन में वर्चुअल लैब मिलेंगे, वहाँ पे जैसे आपके एनसीईआरटी हैं, जब आप उसमें डालते हैं तो आपका नाम पूछता है, बोर्ड पूछता है, सारी चीज़ें, तो इन सब पे ही ये पूरा वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद आपका विद्या समीक्षा केंद्र, तो एनडीआर अनुरूप विद्या समीक्षा केंद्र एक संस्थागत सेटअप है जो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए प्रमुख हितधारकों द्वारा डेटा आधारित निर्णय लेने और कार्रवाई को बढ़ाने के लिए एकीकृत और साझा देखने को सक्षम करेगा और इस तरह सीखने के परिणामों में सुधार करेगा, ठीक है। समीक्षा केंद्र मतलब जो पूरे जो भी सिस्टम चल रहा है उस पर समीक्षा, उस पर एक कह सकते हैं कि बीच बीच में चेकिंग होती रहती है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, इन सबका भी इसके थ्रू एनालिसिस किया जाएगा। बीएसके को राष्ट्रीय स्तर के साथ 9 राज्यों द्वारा भी शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग स्टेट में खोले गए हैं। ये केंद्र हैं जो समीक्षा करते हैं, ठीक है। इसके बाद माइक्रो इम्प्रूवमेंट में क्या होगा, जो भी छोटी छोटी गतिविधियां हैं उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए क्या, और हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं कि शिक्षा को और क्वालिटी प्रोवाइड हो, ठीक है, और बच्चे जो हैं उनकी क्रिएटिविटी अच्छे से निखर के सामने आए। इसके बाद स्कूल टीचर एंड स्टूडेंट रजिस्ट्री, इसके बाद स्कूल टीचर स्टूडेंट की रजिस्ट्री, मतलब इनरोलमेंट नंबर आपका मिलता है ना, तो रजिस्ट्री करते हैं तो भी उसके सामने आती है सारी चीज़ें क्या, इस प्रकार से कि कौन सा है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये स्कूल शिक्षक और छात्र की जानकारी तक पहुँचने के लिए मुख्य संघीय चौथी पीढ़ी की रजिस्ट्रियाँ केंद्रीय नहीं रखी गई बल्कि विभिन्न राज्य केंद्र विभाग प्रणालियों के भीतर रखी गई। उस डेटा को प्राथमिक संरक्षक करेगा, मतलब बच्चों की, टीचर की और जो भी वर्क करते हैं वहाँ पे लोग, उनकी रजिस्ट्री का पूरा डेटा रखेगा, प्लस उनकी प्राइवेसी भी रखेगा, ठीक है। इसके बाद है एनराइज्ड टेक्स्ट बुक। अब हम लोग इसके बारे में एक बार और बात कर चुके हैं। जैसे आपका अब टेक्स्ट बुक चली है, आपने एनसीईआरटी बुक्स देखी है तो वहाँ पे एक पूरा क्यूआर कोड जैसा बना होता है, उसको स्कैन करके आप वो बुक अपने मोबाइल वगैरह में पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार की टेक्स्ट बुक अब काफ़ी बढ़ाई जा रही है, जैसे क्यूआर कोड आधारित, मतलब जैसे आप लोग व्हाट्सएप के लिए क्यूआर कोड यूज़ करते हैं, ठीक है, टेलीग्राम के लिए करते हैं, तो इसी प्रकार से अब आप बुक भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर एडमिनिस्ट्रेटर, इसके बाद टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग पे कैसे वर्क किया जाए, कैसे और अच्छा उनको किया जाए, इन सब पे बात होगी। नेशनल क्विज़ करवाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद विद्यादान। अब विद्यादान में क्या है, नियंत्रित तरीके की उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री प्राप्त करने का कार्यक्रम जिसमें सामग्री विविधता आती है। मतलब जैसे कोई बच्चे हैं जो लोग जैसे ऐसे केवीएस वगैरह में आपने देखा होगा, और आप उससे थोड़ा सा जुड़े हुए हैं, आपने वहाँ पे पढ़ाई की है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके जो जूनियर हैं उनको आप अपनी बुक्स वगैरह दान में देते हैं, जिससे क्या है कि वो भी अच्छे से उस प्रकार से पढ़ पाएँ। सारी ड्रेस भी देते हैं, ऐसी काफ़ी न्यूज़ भी आती है कि इस स्कूल में ऐसी ऐसी चीज़ें की गई हैं, तो उसी को बताया गया है। तो आप ये सब चीज़ें डिजिटल भी कर सकते हैं, ठीक। तो इसका भी पूरा स्ट्रक्चर रखा गया है कि अगर आप ये सब चीज़ें करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से प्रावधान रखा गया है, ठीक है। इसके पीरियोडिक असेसमेंट, बीच बीच में आपका असेसमेंट भी होता रहेगा, ठीक है, मूल्यांकन करते रहेंगे। माइक्रो लर्निंग कोर्स फॉर स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट के लिए बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए गए हैं,
उन पे कैसे काम किया जाएगा, वर्चुअल लैब है आपकी, ठीक है। इसके बाद NDER एट ए ग्लांस। NDER का मुख्य विचार शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचारों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के माध्यम से NEP द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना। ठीक, तो आपको इसको समझ में आ गया ये किस लिए बनाया गया। ये एक ब्लूप्रिंट है। क्या? NDER एक आपका ढांचा है किसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए? NPE 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये दिए जैसे लर्निंग इंटरेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेक्शन, कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से। इसके बाद लर्न, हेल्प लर्न, मैनेज लर्न, ये सारे यहाँ पे की पॉइंट है। यहाँ पे किन किन चीज़ों पे मेन ध्यान दिया जाएगा? एक तो स्टूडेंट पे, इसके बाद पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो आपके हैं, इसके बाद कम्युनिटी मेंबर। तो ये मेन केंद्र हैं इसके, ठीक है। इसके बाद है ओपन स्टैंडर्ड प्रिंसिपल, फेडरेटेड आर्किटेक्चर, इसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स इकोसिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स, अब ये यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? NDER के शिक्षा के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचों को शुरू करने के लिए 12 श्रेणियों में 36 बिल्डिंग ब्लॉक्स की शुरुआत की गई है। कितने? 12 श्रेणी हैं और जिसमें कितने? 36 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। NDER का विचार इन ब्लॉकों को बनाने या विशेष रूप से समाधान के लिए ब्लॉकों का उपयोग करने का नहीं है। कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स मौजूद हो सकते हैं, कुछ को विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है, अन्य को शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में पुनः निर्मित किया जा सकता है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसे हैं कि इनको, इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लो अगर कहीं पे कुछ मॉडिफाई करना है, कोई चीज़ और ऐड करनी है अच्छा करने के लिए, तो वो भी हम लोग इसमें इसके द्वारा कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका पूरा ढांचा बनाया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया सिंपल से भाषा में निष्ठा किस लिए है। निष्ठा आपका बनाया गया है कि जो आपके हेड, स्कूल हेड हैं और टीचर्स हैं, उनका कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि जब टीचर ही परिपक्व होगा तभी बच्चे को भी अच्छे से पढ़ा पाएगा, ठीक है। तो निष्ठा इस वजह से है। इसके बाद आपका जो NDER है, तो मैंने बताया कि जो NPE है आपकी 2020, ठीक है, उसके जो भी लक्ष्य रखे गए हैं उसको कैसे पूरा करना है, उसके लिए एक पूरा, कैसे कह सकते हैं कि पहले से ही एक ढांचा बना दिया गया है, एक ब्लूप्रिंट बना दिया है कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। उनमें सारी चीज़ों का प्रावधान भी रखा गया है, अगर कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है, सब चीज़ों का, ठीक है। तो सिंपल सा है, आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझ में आएंगे और इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो शेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर आपकी PDF मिल जाती है। यूट्यूब चैनल है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जो लोग भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। और लर्निंग टुगेदर को इतना प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लर्निंग टुगेदर पर इतना विश्वास दिखाने के लिए भी बहुत धन्यवाद। जितनी भी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों की सपोर्ट से ही सारी संभव हो पा रही हैं इतने कम रिसोर्स में, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अभी सही से प्रॉपर तरीके से नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार और सम्मान ही है जो मुझे इस सब चीज़ों को करने के लिए और प्रेरित करता है। तो बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।